वेलकम बैक फ्रेंड्स और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 4 के पार्ट फर्स्ट में। तो चैप्टर नंबर 4 क्लास 11th का जो कि है एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका। तो चलिए देखते हैं क्या है एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका। तो दोस्तों, कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन के कार्य को देखता है। वह कार्यपालिका या कार्यकारी कहलाता है। सो द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट दैट प्राइमरली लुक्स आफ्टर द फंक्शन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव। यानी कि दोस्तों, कार्यपालिका का जो काम है वो कानून को लागू करवाना और ये देखना है कि कानून का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ठीक तरीके से हो रहा है, क्या कानून कार्यान्वयन में है या क्या जो कानून बनाया गया था संसद द्वारा वह ठीक तरीके से लागू हो रहा है और प्रशासन इस कानून को किस प्रकार से लागू कर रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का अंतर, यानी कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। ये तीनों चीज़ें हैं क्या। अगर पहले हमें ये समझ में आ गई तो हमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि सब में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज़ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। तो देखते हैं। तो दोस्तों, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो दो पार्ट हैं, पार्ट नंबर 1, ये आप देख रहे होंगे पार्ट नंबर 1, और ये हो गया पार्ट नंबर 2। हम ये मान के चल रहे हैं कि लोकसभा के दो हाउस है, दीज आर टू हाउस ऑफ लोकसभा। तो जैसा कि हमें पता है कि एक हाउस लोकसभा और एक हाउस राज्यसभा। तो दोस्तों, हम ये मान के चलते हैं कि लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं, यानी कि लोकसभा के जो चेयरमैन है, जो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, यानी कि लोकसभा कैसे चलनी है, किसको कितना समय बात करने के लिए देना है, कैसे प्रश्न उठाए जाएंगे, तो वो जो होते हैं वो स्पीकर होते हैं और वो सबसे मध्य में बैठते हैं, यानी कि वो सेंटर में बैठते हैं लोकसभा के। सो हम नीचे वाले पार्ट को लोकसभा मान के चल रहे हैं और अपर पार्ट हमारा राज्यसभा। सेम एज इट इज़ दोस्तों, राज्यसभा के भी एक चेयरमैन होते हैं जो कि राज्यसभा को चलाने के लिए नियुक्त किए गए होते हैं। तो लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो इन्हीं एमपी में से एक चुने जाते हैं, यानी कि यहाँ पे जो सांसद होते हैं जीते हुए, आपको पता है लोकसभा में 545 सीटें हैं। सो 545 में से एक एमपी जो है वो लोकसभा के स्पीकर चुन लिए जाते हैं। सो करंट टाइम पे जो स्पीकर है, स्पीकर को हिंदी में सभापति बोलते हैं। सो करंट टाइम पे जो स्पीकर है वो हमारे ओम बिरला। तो अभी जो ओम बिरला हमारे लोकसभा के स्पीकर है वो कोटा की कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं। कोटा आपने सुना होगा, नाम बहुत ही पॉपुलर है। और अगर हम दूसरी तरफ राज्यसभा देखें तो राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो और कोई नहीं, भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, यानी कि भारत के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। सो करंट में राज्यसभा के जो चेयरमैन है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी है और वो है जगदीप धनखड़ जी। तो अब देखते हैं हम कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में अंतर। सो दोस्तों, सबसे पहले हम लोकसभा की थोड़ी मैथमेटिक्स देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि लोकसभा में 545 सीट्स होती है, यानी कि 545 एमपीज़ होते हैं। अब देखिए, अगर मेजोरिटी की बात करें तो मेजोरिटी होती है हाफ प्लस 1। तो अगर हम हाफ करेंगे तो 545 का हाफ होता है 272.5। देन अब ये जो 2.5 है ये एमपी है, ये लिविंग पीपल्स हैं, हम इनको हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम राउंड फिगर में एक नंबर ले लेते हैं 273। अब आपने देखा होगा कि जब चुनाव होते हैं तो उस टाइम पे रिज़ल्ट आता है और सारे जो सीट्स हैं वो सारी आपको टेलीविज़न पर दिखती हैं। तो 273 जो है, जो भी पार्टी 273 सीट्स जीत के आएगी वो अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए एलिजिबल हो जाएगी। अगर हम अभी करंट टाइम सिनेरियो देखें तो बीजेपी वो गवर्नमेंट है जो कि सेंटर में है और बीजेपी ने 545 आउट ऑफ 545 303 सीट्स जीती थी और ये मेजोरिटी के नंबर 273 से बहुत ज़्यादा आगे है। तो बीजेपी की अभी गवर्नमेंट है। तो अब देखिए, सिंपल सा मैथमेटिक्स है दोस्तों। अगर मान के चलिए कहीं पे भी ये बैठेंगे, मान के चलिए अब कहीं पे भी हम 545 एमपीज़ को सिटिंग करवा रहे हैं, तो अगर हम हाफ की बात करें, अगर हम हाफ देखें तो हाफ कहीं ना कहीं ये हो जाएगा, इसका हाफ। बहुत बढ़िया। अब हाफ से ज़्यादा है, हाफ तो 273 हो गया, पर हाफ से ज़्यादा 303 एमपीज़ बीजेपी के भी हैं, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ तक बैठेंगे, यानी कि इस साइड बीजेपी पार्टी बैठेगी और इस साइड अपोजिशन वाली पार्टी बैठेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी। अब दोबारा चलते हैं डिफरेंशिएशन पे। तो अब देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये लोकसभा वाला जो एरिया है इसका अगर हम हाफ देखेंगे तो हाफ ये होता है, बट हाफ 273 है, बट बीजेपी गॉट द सीट
3। तो बीजेपी को 303 सीट प्राप्त है, तो ये आधे से ज़्यादा एरिया तक ही इसके एमपी बैठेंगे। तो और जो एमपीज़ सरकार नहीं बना पाए हैं, यानी कि एक ही पार्टी की गवर्नमेंट एक टाइम पे बनती है, और जब बहुत ज़्यादा पार्टीज़ की गवर्नमेंट बनती है तो हम उसे कोalition गवर्नमेंट बोलते हैं, गठबंधन की सरकार बोलते हैं। वो हम किसी और वीडियो में समझेंगे। तो देखिए, अब ये जो एमपी हैं जो हारे हुए हैं, ये विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, ये अपोजिशन की भूमिका निभाते हैं। अब क्योंकि अपनी सीट से तो जीत के आए हैं परंतु सरकार नहीं बना पाए हैं, तो संसद में बैठने का इनका हक है, लोकसभा में बैठने का इनका हक पूरा है, परंतु ये सरकार नहीं बना पाए हैं तो इनको विपक्ष की भूमिका दी जाएगी और ये विपक्ष के सारे सांसद बैठे जाएंगे। और यहाँ पे, और इस साइड, ये जो ब्लैक वाली साइड है, यहाँ पे मेजोरिटी वाली साइड बैठेगी, यानी कि जिसको बहुमत प्राप्त है। तो लोकसभा का आपको पूरा हिसाब समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं राज्यसभा। जैसा कि आपने चैप्टर नंबर 3 इलेक्शन और रिप्रेजेंटेशन वाला देखा, उसमें आपने पढ़ा कि इंडिया में जो है वो FPTP सिस्टम यूज़ होता है कहीं कहीं पे, और पार्शियली कहीं कहीं पे PR सिस्टम भी, सर्वाधिक मत से जीत की प्रणाली और समानुपातिक प्रणाली। तो लोकसभा में समानुपातिक प्रणाली यूज़ होती है, तो इसीलिए जो सबसे ज़्यादा सीटें लेके आता है वो गवर्नमेंट बनाता है। बट जैसा कि आपको पता है कि राज्यसभा में ये वाला सिस्टम यूज़ नहीं होता। राज्यसभा में जो सिस्टम यूज़ होता है वो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सम अनुपातिक प्रणाली। तो राज्यसभा में कैसा होता है कि अगर मान के चलिए, राज्यसभा का समझने के लिए हम पहले राज्यसभा की कैलकुलेशंस में जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम समझेंगे राज्यसभा की कैलकुलेशन। जैसे लोकसभा में 545 सीट्स हैं, वैसे ही राज्यसभा में 250 सीट्स हैं, जिसमें से 238 उन सभी राज्यों के MLAs द्वारा इलेक्ट होती है, यानी कि राज्यों के विधायकों द्वारा चुनी जाती है। जो राज्य के विधायक है वो राज्यसभा के लिए सांसद चुनते हैं, वोट देते हैं। और ये जो 12 बचे हुए हैं 238 में से, 250 में से 238 या, तो ये जो 12 बचते हैं इनको प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जी नॉमिनेट करते हैं, मनोनीत करते हैं। अब ये जो 12 MPs जो हैं जिनको राष्ट्रपति जी नॉमिनेट कर रहे हैं, मनोनीत कर रहे हैं, ये 4 फील्ड से, 4 सेक्टर से, 4 क्षेत्र से चुने जाते हैं। जो कि सबसे पहली सर्विस जो है सोशल सर्विस, यानी कि समाज सेवा, यानी कि कोई भी अगर राष्ट्रपति जी किसी को भी चुनेंगे तो या तो वो समाज सेवा के क्षेत्र से हो सकता है, या तो आर्ट्स कला के क्षेत्र से हो सकता है, या तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से हो सकता है, या फिर लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र से हो सकता है। इन 4 फील्ड्स में से देखो तो फ्रेंड्स, देखा क्या जाता है कि इन 4 फील्ड्स में सबसे ज़्यादा माहिर कौन है, किसने अपना बेस्ट दे रखा है। तो आप कुछ समय बाद देख सकते हैं कि अगर MS धोनी है तो महेंद्र सिंह धोनी क्या है, आर्ट्स फील्ड से राज्यसभा के MP बन सकते हैं, क्योंकि उनकी कला है क्रिकेट, उनका खेलना उनकी कला है। महेंद्र सिंह धोनी आप देख सकते हैं, अगर राष्ट्रपति जी चाहें तो MS धोनी को नॉमिनेट कर सकते हैं राज्यसभा के MP के लिए। अब हम देखते हैं कि राज्यसभा में सिस्टम कैसा होता है। तो राज्यसभा में सिस्टम होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि PR सिस्टम आपने पिछली वीडियो में देख लिया होगा, एक बार समरी में समझ लेते हैं। PR सिस्टम में क्या होता है दोस्तों, जिसकी जितनी सीटें होती हैं उसको उतनी सीटें मिल जाती हैं। जैसे सपोज कीजिए 250 सीट्स टोटल है राज्यसभा में। अब इसमें से 4 पार्टीज़ कैंडिडेट हैं, 4 पार्टीज़ जो है वो कंटेस्ट कर रही हैं इलेक्शन, BJP, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और BSP। हम मान के चलते हैं कि BJP को मिली 50 सीट्स, कांग्रेस को मिली 60 सीट्स, आम आदमी पार्टी को मिली 70 सीट्स और BSP को मिलती है मान के चलिए 30 सीट्स। तो दोस्तों, अब अगर हम लोकसभा में होते तो हम मेजॉरिटी देख रहे होते और 250 में से, आउट ऑफ 250 हम 126 नंबर के लिए ढूंढ रहे होते कि 126 किस पार्टी के पास है, 126 MPs किस पार्टी के जीत के आए हैं। बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट राज्यसभा। तो हम राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं देखते, जिसकी जितनी सीटें हैं, जिसका जितना कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको उतनी सीटें दे देते हैं। तो जैसे BJP की 250 में से 50 सीटें हैं तो BJP को 50 सीटें मिल जाएंगी। सेम कांग्रेस अगर 60 सीट्स जीत के आई है तो 250 में से 60 सीटें कांग्रेस को मिल जाएंगी, आम आदमी पार्टी को 70 और BSP को 30। तो अब हम दोबारा जाके देखते हैं राज्यसभा में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि BJP की मान के चलिए 50 सीट्स हैं, तो फिर 50 सीटों पर BJP के MPs बैठेंगे। उसके बाद सेम कांग्रेस की 60 सीट्स थी, तो 60 सीट्स पर कांग्रेस के MP बैठेंगे। उसके बाद 30 सीट्स जो थी वो BSP की थी, तो 30 सीट्स पर BSP के MPs बैठेंगे। एंड 70 सीट्स जो थी वो आम आदमी पार्टी की थी,
तो 70 सीट्स पर आम आदमी पार्टी के एमपीज बैठेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो, लोकसभा में सिटिंग अरेंजमेंट और राज्यसभा में सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। लोकसभा में सिटिंग अरेंजमेंट मेजोरिटी पर देखा जा रहा है, बहुमत पर देखा जा रहा है, यानी कि बीजेपी पार्टी को बहुमत प्राप्त है तो बीजेपी ने अपनी गवर्नमेंट बना ली, बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली। बट जो हार चुके हैं, जो सरकार बनाने में एलिजिबल नहीं हुए, जो सरकार नहीं बना पाए, वो विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, अपोजिशन की भूमिका निभाते हैं। पर अगर हम राज्यसभा की बात करें, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के होते हुए यहाँ पे जिसका जो भी कंट्रीब्यूशन है, जैसे ये बीजेपी का कंट्रीब्यूशन था 250 सीट्स में, बीजेपी 50 सीट जीत के आई, तो 50 सीटों पर बीजेपी के एमपी बैठ गए। फिर सेम कांग्रेस, देन बीएसपी, देन आम आदमी पार्टी। सो दोस्तों, अब हम क्लियरली डिफरेंशिएशन देखते हैं कि कार्यपालिका और विधायिका यानी कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में डेफिनेशन बताई कार्यपालिका की, एग्जीक्यूटिव की, कि काम करने का जो कार्य है, इम्प्लीमेंटेशन का जो कार्य है, एडमिनिस्ट्रेशन का जो कार्य है, प्रशासन का जो कार्य है, वो कार्यपालिका का होता है। और विधायिका का काम जो होता है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, पर विधायिका का जो काम होता है वो कानून बनाने का होता है। लॉ मेकिंग बॉडी विधायिका होती है। तो दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि कोई भी बिल, विधेयक अगर आना है तो पहले वह लोकसभा में आता है या राज्यसभा में आ सकता है, और उसके बाद वह दूसरे सदन में जाता है। अगर मान के चलिए पहले कोई बिल राज्यसभा में आ गया और उसके बाद लोकसभा में आया है, तो ये दोनों सदन में से पास हो गए, राष्ट्रपति जी के पास जाएगा। सो फ्रेंड्स, इसमें एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, जो कि है मनी बिल, यानी कि धन विधेयक जो है वो सिर्फ लोकसभा में पहले आ सकता है। बाकी धन विधेयक को छोड़ के बाकी सारे बिल एक्सेप्ट मनी बिल, एनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। सो कोई सा भी जो बिल है वो दोनों सदनों में पेश हो सकता है, दोनों हाउसेज में पेश होता है, एक्सेप्ट मनी बिल। अब मनी बिल के लिए एक्सेप्शन क्यों है? तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि राज्यसभा के जो एमपीज़ है, इन्हें हम तो चुनते नहीं है, ये एमएलए चुनते हैं, यानी कि विधायक चुनते हैं। और विधायक को कौन चुनता है? ये हम चुनते हैं, नागरिक चुनते हैं। सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि एमएलएज जो हैं, जिन्हें हम चुनते हैं, वो हमारी तरफ से राज्यसभा के लिए एमपी चुनते हैं, सांसद चुनते हैं। तो देखिए दोस्तों, कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न ये होती है कि लोकसभा में जो प्रतिनिधि बैठते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं, उन्हें कुछ बच्चे एमएलए बोल देते हैं, और राज्यसभा में जो रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं उन्हें एमपी बोल देते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। लोकसभा में बैठने वाले सांसद भी एमपी कहलाते हैं और राज्यसभा में बैठने वाले सांसद भी एमपी कहलाते हैं। अब देखिए दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा दोनों संसद का हिस्सा है और संसद को बोलते हैं पार्लियामेंट। सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी ही तो कहलाएगा, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो। अब आपको ये क्लियर कैसे होगा? तो जब हम किसी भी एमपी की बात करेंगे तो हमें क्लियर कर दिया जाएगा कि ये एमपी राज्यसभा है या एमपी लोकसभा है। एमएलए जो है, विधायक जो हैं, वो राज्य की विधानसभा के होते हैं, अपने अपने राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली के होते हैं। सो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज कॉल्ड एमएलए। और विधानसभा के जो रिप्रेजेंटेटिव है, विधानसभा के जो प्रतिनिधि हैं, वो विधायक कहलाते हैं। सो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब हम कंक्लूड करते हैं कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में अंतर क्या है। कार्यपालिका जो कि काम करती है, इम्प्लीमेंट करती है, विधायिका जो कि कानून बनाती है, लॉ बनाती है, न्यायपालिका इन दोनों के बीच का मतभेद सुलझाती है, वह न्याय प्रदान करती है। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि मैंने बताया, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बिल पास होता है, दोनों की परमिशन के बिना कोई बिल पास नहीं हो सकता। तो अब अगर कानून बनाने में, लॉ मेकिंग में दोनों ही इंडल्ज हैं, दोनों ही इन्वॉल्व हैं, तो विधायिका में ये दोनों आते हैं, यानी कि लोकसभा अपर हाउस प्लस लोअर हाउस, लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों ही विधायिका का अंग हैं, दोनों ही विधायिका के ऑर्गन हैं, लेजिस्लेचर के पार्ट हैं। अब लोकसभा, राज्यसभा यानी कि विधायिका ने, लेजिस्लेचर ने क्या करा? कोई भी बिल पास कर दिया। अब वो क्या करेगा? ये बिल पास करके ये दे देगा इस एग्जीक्यूटिव को, ये जो गवर्नमेंट है इसको, इसी पार्ट को सिर्फ एग्जीक्यूटिव बोला जाता है, क्योंकि नागरिकों ने कार्यपालिका की सरकार बनाई है। सो कार्यपालिका की सरकार बनाई है तो काम करने का कार्य तो इनका है। ये 5 साल बाद क्या मुंह लेके जाएंगे जनता के सामने कि हमने क्या काम करा? सो लेजिस्लेचर जो है वो कानून बनाने का काम होता है, और कार्यपालिका जो है, वो जो गवर्नमेंट है जो जीत के आई है, वो एग्जीक्यूटिव कहलाती है, काम करने का काम उसका होता है। अब हम देखते हैं एक बार टोटल में। देखिए, ये वाला जो पार्ट है जो कि मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पूरा और ये पूरा, यानी कि लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों ही विधायिका के पार्ट हैं, लेजिस्लेचर के पार्ट हैं। अब ये राज्यसभा और लोकसभा जो है, ये कानून बना के किसको दे देंगे? सरकार को, गवर्नमेंट को, बीजेपी को। अभी वर्तमान में बीजेपी है, इसलिए मैंने बीजेपी का एग्जांपल लिया। तो अब काम करने का जो कार्य है, जो बिल पास हुआ है उसको इम्प्लीमेंट करने का जो कार्य है, वो एग्जीक्यूटिव का होता है। सो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा।
उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो दोस्तों पूरे वर्ल्ड में कितने प्रकार के कार्यपालिका हैं, कितने प्रकार की एग्जीक्यूटिव है, वो हम देखते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में 3 टाइप्स की एग्जीक्यूटिव है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव: पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हम एक एक करके सबको देखेंगे। सो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, यानी कि सरकार का संसदीय स्वरूप। सो देखिए दोस्तों, आपको 2 चीज़ें तो मेनली पता ही होंगी। तो देखिए, एक होती है हमारी गवर्नमेंट, हर स्टेट की एक गवर्नमेंट होती है, हर राज्य की एक गवर्नमेंट होती है। देखिए बड़े लेवल पे दोस्तों कंट्री को स्टेट बोल देते हैं। हर राष्ट्र की एक सरकार होती है। तो अगर हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को देखेंगे, संसदीय स्वरूप को देखेंगे, तो सरकार का जो हेड होता है, वो सरकार का जो मुखिया होता है, वो प्रधानमंत्री कहलाता है। देखिए दोस्तों, अभी पिछली स्लाइड में हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही देखा है, क्योंकि ये सिस्टम इंडिया में यूज़ होता है। आपको बात और आसानी से समझ में आ रही होगी। यानी कि गवर्नमेंट के जो हेड होंगे, HOG, हेड ऑफ गवर्नमेंट, वो PM होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। और प्रधानमंत्री ही बहुमत दल के नेता होते हैं, यानी कि जिस पार्टी को मेजोरिटी मिली होती है, उस पार्टी के जो लीडर होते हैं वही प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन संसदीय स्वरूप में राष्ट्र के जो मुखिया होते हैं, यानी कि जो राष्ट्र है उसके जो हेड होते हैं, हेड ऑफ स्टेट, HOS, वो राष्ट्रपति होते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट होते हैं। अगर करंट टाइम पे देखा जाए तो PM नरेंद्र मोदी एंड प्रेसिडेंट श्री द्रौपदी मुर्मू जी हैं। आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म समझ में आ गया होगा। हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो प्रधानमंत्री है, और हेड ऑफ द स्टेट जो है वो राष्ट्रपति जी होते हैं। प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल, यानी कि प्रधानमंत्री प्लस उनका मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल, जिसे कैबिनेट भी बोलते हैं या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी बोलते हैं, दोनों में स्लाइटली डिफरेंस है। प्रधानमंत्री और उनका मंत्री परिषद विधायिका के लिए जवाबदेही होता है। अब विधायिका आपको पता है क्या है, लोकसभा और राज्यसभा पूरी विधायिका है। उसमें से कार्यपालिका सिर्फ गवर्नमेंट है जो भी जीत के आई है। और ये वाला जो सिस्टम है दोस्तों, ये यूज़ होता है मेनली इंडिया और यूनाइटेड किंगडम में। तो इसके बाद हम चलते हैं सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म, यानी कि अर्ध अध्यक्षात्मक स्वरूप। तो इसमें क्या होता है, सेम चीज़, हेड ऑफ द गवर्नमेंट यानी कि सरकार के मुखिया, और HOS, हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द गवर्नमेंट इसमें भी प्रधानमंत्री कहलाते हैं, PM ही कहलाते हैं। और उनका मंत्रिपरिषद, उनका मंत्रिमंडल होता है। और सेम चीज़ HOS, हेड ऑफ द स्टेट, यानी कि राष्ट्र के मुखिया जो है यहाँ पे राष्ट्रपति कहलाते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल जो है, इनको जितनी शक्ति प्राप्त है, समान रूप में राष्ट्रपति को यहाँ पे शक्ति प्राप्त है। सेम पावर्स नहीं, बट सेम लेवल्स ऑफ पावर। यानी कि यहाँ पे जो PM और प्रेसिडेंट है, ये शक्ति के स्वरूप में बराबर ही पद पर खड़े हैं। बट अगर आप इंडिया की बात करें तो प्रधानमंत्री के पास और उनके मंत्रिमंडल के पास ज़्यादा शक्तियाँ निहित है एज़ कम्पेयर टू प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या है, इंडिया में नॉमिनल हेड है, नाम मात्र के मुखिया हैं। पर अगर हम यहाँ देखें सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म में देखें, अर्ध अध्यक्ष स्वरूप में देखें, तो वहाँ HOS राष्ट्रपति के पास भी बराबर शक्तियाँ एज़ कम्पेयर टू प्रधानमंत्री होती हैं। और ये वाला सिस्टम जो है दोस्तों हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में फॉलो होता है। लास्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, राष्ट्रपति स्वरूप है या अध्यक्षात्मक स्वरूप है। तो दोस्तों अभी तक हम एक चीज़ देख रहे हैं जो है हेड ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार के मुखिया या सरकार का लीडर या नेता, और एक HOS, हेड ऑफ द स्टेट, यानी कि राष्ट्र का मुखिया। हमें पता है सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री कहलाता है और राष्ट्र का मुखिया राष्ट्रपति। पर ये प्रीवियस 2 सिस्टम में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, सरकार के राष्ट्रपति स्वरूप में जो है, सरकार के जो मुखिया और राष्ट्र के जो मुखिया दोनों ही राष्ट्रपति कहलाते हैं। यहाँ प्रधानमंत्री जैसी कोई व्यवस्था नहीं होती, दोनों ही राष्ट्रपति कहलाते हैं। और राष्ट्रपति जो है वो सरकार के लिए भी जवाबदेही हैं, अपनी गवर्नमेंट के लिए, और राष्ट्र के लिए भी जवाबदेही हैं। तो ये वाला सिस्टम जो है ये USA में फॉलो होता है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में फॉलो होता है।
तो जैसा कि आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में आपने प्रधानमंत्री का नाम सुना नहीं होगा, तो क्योंकि उसमें जो गवर्नमेंट और स्टेट है उसके लिए दोनों के लिए एक ही पद है, वो है राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट ही वहाँ सरकार को भी संभालते हैं और राष्ट्र को भी संभालते हैं, दोनों के मुखिया राष्ट्रपति ही कहलाए जाते हैं। सो ये वाला सिस्टम संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में फॉलो होता है। तो दोस्तों एक बार हम समराइज़ कर लेते हैं। अभी तक हमने देखा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में डिफरेंस क्या है। तो लेजिस्लेचर लोकसभा और राज्यसभा दोनों, क्योंकि कानून दोनों हाउस बना रहे हैं। एग्जीक्यूटिव ओनली जो गवर्नमेंट जीत के आई है वही एग्जीक्यूट करेगी, क्योंकि जीत के तो वही आई है, तो एग्जीक्यूट करने का काम सिर्फ उसी गवर्नमेंट का है जो मेजोरिटी लेके आई है, सरकार बनाई है जिसने। उसके बाद हमने कुछ कैलकुलेशंस देखी लोकसभा से रिलेटेड, जैसे 545 सीट्स जो है वो लोकसभा में है और 250 सीट्स जो है वो राज्यसभा में है। लोकसभा में एमपीज चुनकर आते हैं जिन्हें डायरेक्ट सिटीजन चुने जाते हैं, और राज्यसभा में भी एमपीज चुनकर आते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। संसद में जो बैठे वो सांसद, राज्यों की विधानसभा में जो बैठे वो विधायक। तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं, सांसद जो संसद में बैठे और विधायक जो राज्यों की विधानसभा में बैठे। अभी अगर हम एग्जाम्पल देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं और वो संसद में बैठते हैं। और वैसे ही अगर आप किसी भी एक स्टेट का एग्जांपल लें, जैसे अगर हम बात करें यूपी की, तो विधायक जो हैं योगी आदित्यनाथ है और वो अपनी विधानसभा में बैठते हैं, यानी कि यूपी की लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठते हैं। तो दोस्तों 545 एमपीज़ लोकसभा के, 250 एमपीज़ भी राज्यसभा के। दोनों पार्लियामेंट में जो भी बैठेगा, संसद में जो भी बैठेगा वो एमपी ही कहलाएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही कहलाएगा। एमएलए यानी कि विधायक का लेना देना सांसद से कुछ भी नहीं है। विधायक अपनी विधानसभा यानी कि हर राज्य की जो होती है विधानसभा, उसमें जाके बैठते हैं। सबको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमने देखा थ्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव, 3 टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। सबसे पहला जो है हमने देखा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि संसदीय स्वरूप। उसके बाद सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसके बाद प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर कुछ गलतियाँ हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, जो भी हो सकता है वो कर दीजिएगा। धन्यवाद।